आइए जमीनी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम रामगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 203 का एक बिल्कुल क्लिनिकल और डेटा ड्रिवन पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ किसी भावना या पक्षपात की जगह नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और उन आंकड़ों की बात होगी जो इस पॉलिटिकल मिट्टी की सच्चाई बताते हैं। तो सीधे बॉटम लाइन पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2025 के चुनाव में लगभग 2.25 लाख मतदाताओं के भविष्य का फैसला आखिर कितने वोटों के अंतर से हुआ? सिर्फ 30 वोट। जी हां, एग्जैक्टली 30 वोट। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि एक हाइपर मार्जिनल सीट पर एक एक वोट का महत्व कैसे पूरी राजनीतिक दिशा को पलट देता है। लेकिन इस 30 वोट के अंतर के पीछे का दर्द समझने के लिए हमें थोड़ा जमीन पर उतरना होगा। कैमूर जिला, जिसे हम बिहार का राइस बोल या धान का कटोरा कहते हैं, वहां का आधार पूरी तरह से कृषि है। यह सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां किसानी जीवन और मौत का सवाल है। इन रूरल कम्युनिटीज की वल्नरेबिलिटीज बिल्कुल विसरल हैं, सीधे उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हैं। और जब इन वल्नरेबिलिटीज को करीब से देखा जाए तो सिस्टम की एक भारी विफलता सामने आती है। दुर्गावती रिजर्वर प्रोजेक्ट का सालों से अटकना किसानों के लिए एक सीवियर सिंचाई संकट बन चुका है। NFHS 5 के आंकड़े तो और भी चिंताजनक हैं। 44% बच्चे यहां कुपोषण या स्टंटिंग का शिकार हैं। 63% बच्चों और 71% महिलाओं में अनीमिया यानी खून की कमी है। यह सीधा सीधा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की नाकामी दिखाता है। और क्योंकि यहां कोई एग्रो प्रोसेसिंग हब नहीं है, तो मजबूरन हजारों युवा रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सिद्धांत को यहां क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट एनालिसिस का मूल आधार हमेशा संवैधानिक गरिमा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी होना चाहिए। हमारे डेटा ड्रिवन विश्लेषण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि गवर्नेंस में असल सुधार आ सके। आइए अब इस मिट्टी के सोशियो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का डाइसेक्शन करते हैं। BSP ने यहां जिस मास्टर स्ट्रैटेजी से काम किया वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने एक बेहतरीन सबवोल्टन कंसोलिडेशन किया। लगभग 22.69% शेड्यूल कास्ट बेस को स्थानीय 14.26% डोमिनेंट यादव वोटर के साथ जोड़कर एक ऐसा गठबंधन खड़ा कर दिया जिसने पूरे समीकरण ही बदल दिए। और इस गठबंधन का असर 2025 के नतीजों में बिल्कुल साफ दिखता है। BSP और BJP दोनों लगभग 37% वोट शेयर पर आकर खड़े हो गए। BSP ने एकदम सर्जिकल तरीके से वोट बैंक को हाईजैक किया। वहीं RJD, जिसका इस सीट पर अच्छा प्रभाव माना जाता था, वो सीधे 21% पर सिमटकर तीसरे स्थान पर ढेर हो गई, जबकि BJP एक रिजिड फ्लोर के साथ मैदान में टिकी रही। अब इस मैट्रिक्स पर गौर करें। पिछले 3 चुनावों का डेटा रामगढ़ का एक फंडामेंटल नेचर बताता है। 2020 में जीत का अंतर सिर्फ 189 वोट था। 2024 बाइपोल में 1362 वोट और 2025 में वापस सिर्फ 30 वोट। ये नंबर साबित करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी मैक्रो पॉलिटिकल लहर से नहीं बदलती। यहां जीत हमेशा हाइपर मार्जिनल रहती है। तो आखिर सिस्टम कोलैप्स कहां हुआ? हार की वजह किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि प्रणाली की कमजोरियों में छुपी है। सबसे बड़ा फैक्टर था परिवारवाद से लोगों की एक्सट्रीम थकान, एक डायनास्टिक फिटीग। उसके बाद ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव बूथ रिटेंशन का बिखर जाना। उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमों के चलते जंगल राज जैसी छवि का बनना, जिसने तटस्थ वोटर्स को दूर कर दिया। और सबसे फेटल मिस्टेक, स्थानीय कृषि समस्याओं पर कोई लोकलाइज्ड नैरेटिव न बना पाना। इस रियलिटी को ऑब्जेक्टिव नंबर्स में देखें तो अजीत कुमार का स्कोर कार्ड 50 में से 27 अंक पर आकर रुक जाता है। जीतने की संभावना यानी विनेबिलिटी में सिर्फ 1 अंक, क्योंकि ट्राइपोर्टाइट कॉन्टेस्ट में स्ट्रक्चर वायबल नहीं था। ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी और महिला मतदाताओं की अपील में सिर्फ 2 अंक, क्योंकि एक अलूफ और स्ट्रॉन्गमैन छवि लोगों को पसंद नहीं आती। लोकल रूटेडनेस जरूर थी, पर वो भी डायनास्टिक एंटाइटलमेंट में बदल गई। तो आने वाले कल का यानी 2023 का ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए? शुरुआती रणनीति बहुत क्लियर और शार्प होनी चाहिए। फेज 1 है फाउंडेशन बिल्डिंग, परिवारवाद की पहचान से बिल्कुल अलग होना और EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नेताओं को पावर देना। उसके बाद फेज 2 में नैरेटिव वॉरफेयर जरूरी है। लोकल मैलन्यूट्रिशन के आंकड़ों का इस्तेमाल करके कुपोषित कैमूर जैसा अटैक लॉन्च करना, जिसे सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सके। चुनाव की फाइनल स्प्रिंट एक प्रिसिजन बेस्ड माइक्रो वॉर की मांग करती है। ग्राउंड पर पन्ना प्रमुखों की फौज उतारना और महिला सम्मान अभियान चलाना अनिवार्य होगा। और सबसे क्रूशल है द 30 वोट मार्जिन प्रोटोकॉल, यानी आखिरी 90 दिनों में एक सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम सेटअप करना जो काउंटर पोलराइजेशन पर मैथमेटिकल तरीके से काम करे, ताकि पोलिंग के दिन ऑपोजिशन का बेस न्यूट्रलाइज किया जा सके।
ये पूरा डेटा हमें एक काम लेकिन क्लियर वार्निंग देता है। भविष्य में बिना 36% ईबीसी स्विंग ब्लॉक को अपने साथ लाए कुछ नहीं बदलेगा। और इस डिजिटल दौर में बूथ लेवल पर व्हाट्सएप पॉड आर्किटेक्चर और 24/7 चलने वाला रैपिड रिस्पॉन्स सेल अब केवल एक ऑप्शन नहीं रहा है, ये किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन की एक अनिवार्य शर्त बन चुका है। लेकिन इन सभी डिजिटल और वोटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बीच एक नैतिक लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी है। मतदाताओं के डेटा का उपयोग सख्ती से भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के दायरे में ही होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, लोगों की सहमति और पर्पस लिमिटेशन का पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी का आधार है। तो सवाल अब यही बचता है कि क्या आने वाले वक्त की राजनीति डेटा से सीखेगी? जो नेता सच में पीपल सेंट्रिक बनना चाहते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र का आंकड़ों और सही नीतियों से उत्थान करना चाहते हैं, उन्हें संपर्क करना चाहिए ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज AI से। mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या कॉल करें 0804204106 पर, क्योंकि उनका मकसद बहुत स्पष्ट है, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।